अमेरिका ईरान के बीच 40 दिन की जंग के बाद सीज फायर तो हुआ, लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या यह शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीति बदल ली है या दबाव में फैसला किया गया? और क्या ईरान इस टकराव में और मजबूत होकर के उभरा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के 10 शर्तों को अमेरिका ने मान लिया है। पहले जानिए कि आखिर ईरान का पीस प्लान क्या था। ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा, यह पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 था कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। पॉइंट नंबर 3, ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति रहेगी। पॉइंट नंबर 4, ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध खत्म किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द किए जाएंगे। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्ताव रद्द किए जाएंगे। ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना भी देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9, पश्चिमी एशिया से यानी वेस्ट एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी। और आखिरी ये कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर किया जाए, यानी हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान परमाणु संवर्धन जारी रखेगा। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर होगा। पश्चिमी एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी। अमेरिका को खलीफा की हर शर्त मंजूर है। तो सवाल यह कि आखिर ट्रंप ने ईरान के आगे ये सरेंडर क्यों किया, तो उसकी वजह जरा जानिए। अमेरिका बनाम ईरान, दुनिया की सबसे भीषण जंग। जब तबाही का काउंटडाउन शुरू होने वाला था, महज 90 मिनट बाकी थे, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने पर तुले ट्रंप एक बार फिर पलट गए और अमेरिका ईरान के बीच का वार सीज फायर में बदल गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिन जंग चली। अब 2 हफ्तों के लिए सीज फायर की सहमति बनी है। अमेरिका ईरान की 10 शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया है। वहीं ईरान भी अमेरिका के 15 समझौते मानने को राजी हो गया है। सीज फायर से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित नहीं हुई तो अमेरिका ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बना सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कल तक ईरान का सर्वनाश करने की धमकी देने वाले ट्रंप ने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया? ट्रंप ने ईरान से समझौता किया या जंग में अडिग ईरान के सामने सरेंडर कर दिया? आखिर इसकी वजह क्या है, यह भी समझिए। वजह नंबर 1, 40 दिनों तक अमेरिका और इजराइल पर हावी रहा था ईरान। वजह नंबर 2, टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी ईरान जंग में अडिग रहा। वजह नंबर 3, अमेरिका के F-15E समेत 6 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। वजह नंबर 4, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। वजह नंबर 5, 10 खाड़ी देशों पर ईरान ने लगातार हमले किए। वजह नंबर 6, खाड़ी में अमेरिका की IT कंपनियों पर बड़े हमले की धमकी दी थी। वजह नंबर 7, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर ईरान ने अमेरिका को संकट में डाल दिया था। वजह नंबर 8, अमेरिका से डील करने का ईरान का साफ इनकार था। वजह नंबर 9, ईरान पर हमले का अमेरिका में भारी विरोध हुआ। दरअसल जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो उसके 2 ही मकसद थे, ईरान की तबाही और ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना। लेकिन जब 40 दिन के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ तो अमेरिका वहीं खड़ा है जहां युद्ध शुरू होने से पहले था। ईरान में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तबाही तो जरूर मचाई, ईरान के कई अहम ठिकानों पर मिसाइल अटैक भी किया, लेकिन ना तो ईरान की सेना कमजोर हुई और ना ही ईरान की मिसाइल ताकत में ही कमी आई। और अब सीज फायर के शर्त में ये भी शामिल है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन करता रहेगा, जिसके बाद ट्रंप के सीज फायर पर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे। यूएस सीनेटर ने भी कहा है कि ट्रंप का सरेंडर एक बड़ा ब्लंडर है। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण सौंपने पर सहमति दे दी है, जो ईरान के लिए इतिहास बदलने वाली जीत है। अक्षमता का ये स्तर चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला है। आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब ट्रंप ने ईरान की अडिग सेना के आगे घुटने टेक दिए और युद्ध के बदले बातचीत का रास्ता चुन लिया, क्योंकि ट्रंप बखूबी जानते हैं कि इस युद्ध में नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनका है। उनकी साख भी गिर रही है और अमेरिका का नुकसान भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान पर हमले के महज 90 मिनट पहले ही सीज़फायर का ऐलान होता है। सवाल है कि आखिर 90 मिनट में सारा खेल कैसे बदल गया?
तो उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये मैं बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की सभ्यता खत्म करने वाली धमकी से माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। ये पॉइंट नंबर 1, आप एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाइए। ये डेडलाइन जैसी नजदीक आती है, दुनिया को बड़े युद्ध और तबाही का डर सताने लगता है। पर्दे के पीछे नहीं, बिहाइंड द कर्टेन्स आखिरी घंटों में एक सीक्रेट बातचीत होती है और कई देशों ने इसी बीच में मीडिएशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावों का आदान प्रदान कराया, सहमति करवाई। मुस्तफा खामनी ने वार्ताकारों को समझौते की मंजूरी दी, एक बड़ा मोड़ ला दिया। अब्बास अरागची ने बातचीत संभाली और ईरानी पक्ष को राजी भी किया कि किसी तरीके से ईरानी पक्ष इन 10 शर्तों को फाइनलाइज कर ले। इसी बीच ट्रंप ने आखिरी समय में एक बार फिर कड़ी धमकी दी, दबाव बनाए रख। बैकएंड चैनल में शहबाज शरीफ और बाकी नेताओं की सक्रिय भूमिका रही और डेडलाइन से सिर्फ 90 मिनट पहले सीजफायर पर सहमति बनी। लेकिन 40 दिन की लगातार बमबारी, हजारों टन बारूद और आज अमेरिका के हाथ खाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही हर तरह के दावे कर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ईरान युद्ध ने सुपर पावर को पूरी दुनिया के सामने सवालों के बीच में खड़ा कर दिया। आखिर क्यों मिडिल ईस्ट से अमेरिका ये समझौता करने को राजी हुआ? कैसे एक साथ कई मोर्चों पर अपमान का अमेरिका को सामना करना पड़ा? इस रिपोर्ट में हर एक डिटेल दिखाता हूं। ईरान के आगे लाचार, हर मोर्चे पर ट्रंप की हार। 40 दिन तक जंग चली, सुपर पावर की सुपर बेइज्जती। 28 फरवरी को ट्रंप ने जहां से कहानी शुरू की थी वहीं पर आकर खत्म हो गई। अमेरिका को इस युद्ध में क्या हासिल हुआ ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप समझ पा रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में अमेरिका बुरी तरीके से बेइज्जत होकर बैकफुट पर आने को मजबूर हो गया। अमेरिका की बेइज्जती की पूरी कहानी जानने से पहले 4 पॉइंट को समझिए। आखिर 40 दिन की बमबारी के बाद अमेरिका के हाथ आज भी खाली क्यों हैं? युद्ध से पहले अमेरिका का दावा था ईरान के एटम बम बनाने का खतरा है। मौजूदा स्थिति ये है कि संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है। पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के पास खतरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं जो यूरोप तक पहुंच सकती है। हजारों टन बारूद बरसाने के बाद आज भी ईरान के पास ताकतवर मिसाइल और ड्रोन यूनिट है। ट्रंप का टारगेट था खामेनेई की इस्लामिक सत्ता को खत्म करना। उसके बाद इस वक्त अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई का शासन है। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए सामान्य समुद्री रूट था, लेकिन अमेरिका की एक गलती ने उसे ईरान ओमान का टोल नाका बना दिया है। इतना ही नहीं, यही शिपिंग रूट अमेरिका के सामने ईरान का सबसे बड़ा हथियार भी बन गया है और यहीं से लिखी गई अमेरिका के बेइज्जत होने की पूरी कहानी। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा मुद्दा बन गया जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की नौबत आई, कोई देश इसके असर से नहीं बचा और इसी को आधार बनाकर ट्रंप बार बार अलग अलग देशों को बुलाते रहे, अपील करते रहे, लेकिन किसी ने ट्रंप को गंभीरता से नहीं लिया। ईरान को हल्के में लेकर ट्रंप ने जिस तरह से बिना कुछ सोचे समझे तबाही का आदेश दिया, इजराइल और कुछ खाड़ी देशों को छोड़कर अमेरिका के किसी दूसरे बड़े पार्टनर को ये रास नहीं आया। हालत यह है कि नेटो देशों ने साफ जवाब दे दिया। सैन्य क्षमता के लिहाज से जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे मजबूत देशों ने अमेरिका को अपने रास्ते पर छोड़ दिया। इटली, स्पेन जैसे नेटो पार्टनर्स ने अमेरिका के फाइटर लैंड कराने, स्ट्राइक के लिए बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। हालत यह है कि 7 दशक बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस नेटो टूटने के कगार पर है। एक तरफ सहयोगी देशों ने झटका दिया तो दूसरी ओर ईरान खुलकर सुपर पावर को चैलेंज करने की स्थिति में आ गया। ईरान ने पहले ही कहा था कि अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो रीजनल वॉर होगा, अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़कर जाना होगा। और अब 40 दिन युद्ध लड़ने के बाद ट्रंप ईरान के जिस प्लान पर बातचीत के लिए तैयार हो गए उसमें साफ साफ लिखा है कि अमेरिका को अपने मिडिल ईस्ट के बेस छोड़ने होंगे। ईरान सिर्फ दबाव बनाने के लिए डिमांड नहीं रख रहा है। सच्चाई ये है कि ईरान के काउंटर अटैक में करीब 15 एयरबेस अमेरिकी सैनिकों के रहने लायक नहीं बचे हैं। एक और मोर्चे पर अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हुई है, वो है खाड़ी देशों का डिफेंस नाकाम होना। सऊदी से लेकर कुवैत तक खाड़ी के ज्यादातर देश एयर डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर थे। अमेरिका के एडवांस थहाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए गए। इसके बावजूद ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां खलीफा की सेना ने मिसाइल नहीं दागी, अपने टारगेट हिट नहीं किए। वहीं अमेरिका के फाइटर जिस तरह खिलौनों की तरह मार गिराए गए,
उससे अमेरिका की ताकत और तैयारी दोनों पर सवाल खड़े हो गए। जिस हिसाब से ट्रंप ने ईरान का अस्तित्व मिटाने की धमकियां दी, अमेरिका जमीन पर वैसा कुछ हासिल नहीं कर सका। हथियारों की ऐसी कमी पड़ी कि पूरे यूरोप से डिफेंस सिस्टम उठवाने की नौबत आ गई। ट्रंप बार बार एक ही बात दोहराते रहे कि अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता, ईरान में सब खत्म हो गया है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि 40 दिन बाद इस जंग में अमेरिका का टिकना मुश्किल हो गया है। हालांकि ट्रंप न आज मान रहे हैं और न ही आगे कभी मानेंगे, लेकिन अमेरिका के अजेय होने की छवि टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मचा दी, जहां एक तरफ ईरान जंग के नुकसान की भरपाई की तैयारी में है, सऊदी और यूएई जैसे देश अब इसके विकल्प तलाश में। इस टैक्स गेम से किसको फायदा होगा और किसका नुकसान, ये रिपोर्ट दिखाता है। हॉर्मुज पर ईरान का राज, टैक्स देकर चलेंगे जहाज, महायुद्ध का नुकसान, हॉर्मुज से वसूलेगा ईरान। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तेल का रास्ता नहीं बल्कि कमाई का नया जरिया बनने जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर के बाद अगले 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज खोलने की परमिशन दी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि यहां से गुजरने वाला हर जहाज टोल देगा, यानी जंग का नुकसान अब जहाजों से वसूलेगा ईरान। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान टोल लगाएगा। वसूला गया पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में खर्च होगा। ओमान को भी हॉर्मुज में टोल का हिस्सा मिलेगा। हर दिन हॉर्मुज से करीब 140 जहाज गुजरते हैं। प्रति जहाज $2 मिलियन तक टोल वसूला जाएगा, यानी हर दिन करीब $280 मिलियन की कमाई होगी। अनुमान ये कि ईरान में एक साल में 8.4 लाख करोड़ तक कमा सकता है। यानी जो ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जे की बात करते थे, दावा करते थे कि उनकी मिलिट्री आराम से हॉर्मुज को खुलवा लेगी, उन्हें भी हॉर्मुज पर ईरान के टोल वाली शर्त पर हामी भरनी पड़ी। और जिस हॉर्मुज से बिना टोल के जहाज आसानी से गुजरते थे, ईरान के साथ युद्ध कर उस संकरे रास्ते पर टैक्स लग गए। जानकार मानते हैं कि स्वेज नहर पर टोल से मिस्र हर महीने 700 से 800 मिलियन डॉलर कमाता है। ईरान को भी करीब इतना ही फायदा होगा। ईरान ने साफ किया कि हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज को ईरान से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही कोई जहाज यहां से गुजर पाएगा। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को टोल वसूलने का अधिकार मिलना शायद ही खाड़ी के देशों को पसंद आए, क्योंकि युद्ध के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने का सुझाव दिया, जिस पर सऊदी और यूएई ने काम शुरू किया। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन कहा जाता है, इस समय बहुत अहम साबित हो रही है। ईरान के साथ तनाव के बीच ये पाइपलाइन सऊदी के पूर्वी क्षेत्र से तेल को सीधे लाल सागर के यानबू बंदरगाह पहुंचाती है। करीब 1200 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की क्षमता रोजाना लगभग 70 लाख बैरल, जिसे तेल निर्यात लगातार जारी रखने में मदद मिल रही है। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात भी अपनी आबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहा है। ये पाइपलाइन हबशान के तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी में स्थित फुजैरह बंदरगाह से जोड़ती है, जिससे तेल की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहती है। यानी ट्रंप के पलटी मारने के बाद अब खाड़ी देशों का प्लान भी तैयार है, जिससे ईरान के हॉर्मुज प्लान को बाईपास कर एक नया विकल्प खड़ा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन खाड़ी देश तो हॉर्मुज का विकल्प तैयार करने में जुट चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज पर अगर ईरान टोल लगाता है तो दुनिया पर मार कैसी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा मेरे साथ समझिए, आप हॉर्मुज में टैक्स के साइड इफेक्ट क्या है। ईरान और ओमान अभी सिर्फ 2 पार्टीज की बात हम कर रहे हैं, जिनके बीच से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर गुजरता है। तो ये टोल वसूलेगा। प्रति जहाज $2 मिलियन की कीमत तय कर दी गई है। हालांकि ओमान भी टोल वसूलेगा, लेकिन ओमान की तरफ से कीमत अभी तय नहीं की गई। इसका असर क्या होगा? असर होगा कि जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा और उसी के साथ साथ जहाजों से आने वाला सामान जो है वो भी और ज्यादा महंगा हो जाएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा, लगभग 180 जहाज प्रतिदिन गुजरते हैं यहां से, यानी 140 जहाज गुजरते हैं। $280 मिलियन प्रतिदिन का टोल जो है वो सिर्फ ईरान वसूलेगा। उसके बाद ओमान की तरफ से अभी कोई कीमत तय नहीं की गई। ये असर है। और क्या क्या असर होगा? असर होगा फर्टिलाइजर जो कीमत है वो बढ़ेगी, क्योंकि इसी रूट से फर्टिलाइजर बड़े पैमाने पर आते हैं। असर होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो लागत है वो बढ़ेगी, क्योंकि जिस खर्चे से विमान उस देश तक पहुंचेगा, इस टोल की वजह से, और जो टोल ओमान लगाएगा उसकी वजह से वो खर्चा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लागत वैसे ही बढ़ेगी जैसे जैसे टोल की कीमतें बढ़ती हुई सामने आएंगी। अब मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं।
हो सकता है कि आपको तस्वीर देखकर हैरानी हो, क्योंकि तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई, जहां अमेरिका के सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान के झंडे लहराए गए, मिठाइयां बांटी गई, नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर की गूंज सुनाई पड़ रही। कुछ देर के लिए तस्वीर देखकर एक बार को ऐसा लगा कि जैसे कश्मीर नहीं बल्कि तेहरान हो। एक बार आप तस्वीर देखिए और खुद फैसला कीजिए। जश्न की ये दो तस्वीरें आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं, आपको हैरत में डाल सकती हैं, क्योंकि ये दो तस्वीरें दो अलग अलग मुल्क की हैं, मगर जश्न एक सा है, खुशी एक सी है। पहली तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान की है और दूसरी तस्वीर हिंदुस्तान के सिर का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की, मगर इस जश्न की वजह एक ही है, ईरान पर अमेरिकी हमले के 40वें दिन सीज फायर का ऐलान। सबसे पहले आप ईरान की राजधानी तेहरान में हुए जश्न को देखिए। तस्वीरें रात की, जब अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया तो तेहरान में लोग सड़कों पर उतर ईरानी झंडे लहराकर खुशियां मनाने लगे। ये जश्न और ये खुशी तो बनती है, मगर तेहरान से करीब 2500 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही जश्न और खुशी की तस्वीरें आए तो हैरानी लाजमी है। अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर सीज फायर का ऐलान किया, कश्मीर के बांदीपोरा से लेकर श्रीनगर तक सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरा। कोई ईरानी झंडे लहरा रहा था तो कोई खामनेई की तस्वीरें लिए था, कोई अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिखा तो कोई मिठाई बांटते। ऐसा लगा मानो ईरान नहीं बल्कि हिंदुस्तान कोई जंग जीत गया हो। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें श्रीनगर से आई, जहां लाल चौक इलाके में जमकर आतिशबाजी की गई और पटाखों के शोर के साथ ही करबला और अल्लाहू अकबर के नारे भी सुनाई दिए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में शिया मुस्लिमों की संख्या करीब 15 लाख है, जो कि जम्मू कश्मीर की कुल आबादी का करीब 10% है। ज्यादातर शिया मुस्लिम बडगाम जिले में एक साथ हैं, मगर श्रीनगर के हिस्सों में भी काफी शिया रहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब ईरान पर भीषण बमबारी हो रही थी और ईरान की बड़ी आबादी त्राही त्राही कर रही थी, तब कश्मीर के इन्हीं इलाकों से मदद के नाम पर खजाने खोल दिए गए थे। लोगों ने रुपए, पैसे और जेवर गहनों के साथ साथ अपने बर्तन तक ईरान को दान करने के लिए निकाल लिए थे, मानो ईरान में ही नहीं हिंदुस्तान में कोई मुसीबत आ गई हो। और अब जबकि उसी ईरान से युद्ध का साया हटने की खबर आई तो इनकी खुशी भी 7वें आसमान पर पहुंच गई। मस्जिदों के बाहर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खामनेई की तस्वीरें सिर पर उठाई जा रही हैं। तेहरान से ज्यादा जश्न श्रीनगर में मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन कर दिया। आज ही बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए। खास बात यह कि लगभग इसी समय चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी कर भय मुक्त चुनाव की बात कही गई। हालांकि चुनाव आयोग की भाषा को लेकर सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन विपक्षी दलों का इसी पोस्ट के बाद विरोध भी शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में आज ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ममता बनर्जी के हजारों समर्थकों का हुजूम ये साबित करने में जुटा रहा कि भवानीपुर का किला पक्का, लेकिन चुनावी गणित का क्या ठिकाना। क्या पता ममता दीदी का ये सियासी सफर कहां तक चलेगा। शायद यही हो जाए कि दीदी ने छूटते ही चुनाव आयोग की नियत पर सवाल उठा दिया। মনে দুঃখ নিয়ে করছি, কারণ এত নাম বাদ দিয়েছে মানুষের। আমরা এখনো বলবো এটা সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল। 32 লক্ষ নাম উঠেছে 1 কোটি 20 লাখের মধ্যে, সেটাও আমার কোর্টে কেস করার জন্য। বাদ বাকি 58 লাখ খোলাই হয়নি, তার মধ্যে কিছু বাদ হতে পারে যারা ডুপ্লিকেট ভোটার বা মৃত ভোটার। বাদ বাকি এমনকি অ্যাডজুডিকেশনে যে 27 লাখ
কয়েক হাজার বাকি আছে 50,000। इधर दीदी बंगाल में अपने वोटर्स के सामने लाल हो रही थी और उधर दिल्ली में टीएमसी के नेता चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे और बाहर आते ही चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा दिया। You are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it. I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting that we are not authorized to come by signature. Everything was authorized. The only thing you said after we spoke is get out. I want to speak. जिस भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही, वहां से उन्हें बीजेपी से सीधी टक्कर मिल रही और प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी, वो शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता के साथ और अब उनके खिलाफ है। चुनाव भी निपटता जा रहा है और साथ ही साथ टीएमसी भी निपटती जा रही है। मैं तो बिना मांगी सलाह टीएमसी के लोगों को दूंगा कि भैया जो बचा खुचा चुनाव बचा है उसमें जो है वो आप चुनाव आयोग से भिड़ने में जितनी ऊर्जा लगा रहे हैं, अगर उसकी आधी ऊर्जा जो है वो चुनाव लड़ने में लगाएंगे तो आपका हो सकता है कुछ। और पश्चिम बंगाल चुनाव से एक बड़ी खबर सामने है। टीएमसी पर शुवेंदु अधिकारी का हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों पर एक्शन से टीएमसी को परेशानी है। घुसपैठिए टीएमसी के वोट बैंक हैं। ये नेता प्रतिपक्ष और ममता बनर्जी के सामने इस बार फिर चुनावी द्वंद्व लड़ने वाले शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को फिर से हराऊंगा। बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डेरिल ओब्रायन तो भड़क रहे थे, आरोप लगा रहे हैं वो, या ममता बनर्जी कह रही मैं सुप्रीम कोर्ट अगेन जाऊंगी। ममता बनर्जी को तुरंत सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए। यहाँ उनका कोई काम नहीं है, जनता तैयार है। इस बार परिवर्तन हो रहा है। टीएमसी सुपड़ा साफ होगा, डबल डिजिट तक नहीं जाएगा। पर वो तो कह रहे हरा कलर पोत देंगे हम, हरा कलर पोत देंगे 4 तारीख के बाद भगवा बंगाल में। हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा। जनता जाग चुका है, बंगाल का जनता जाग चुका है। भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण की मास्टर, नौकरी चोर टीएमसी को सुपड़ा साफ करेगी जनता। ममता बनर्जी फिर एक बार नंदीग्राम में जैसे हारी, फिर एक बार भवानीपुर में हारेंगी। भवानी हरा पाएंगे आप? देख लेना, पिछले बार भी तो आप लोग बोला ना, इतना सारा मियाँ है, मुस्लिम वोट है, कैसे हराएगी नंदीग्राम। मैं तो साबित कर दिया। फिर देख लेना, वहाँ भी 1,25,000 सनातनी है। या नंदीग्राम से क्या जीत? 1,25,000 सनातनी है भवानीपुर में। वो लोग सुबह सुबह वोट करके बंगाल में राष्ट्रवाद सनातन को रक्षा करेगा। ये घुसपैठी है माता काली का धरती को रक्षा करेगा। ये बंगाल में घुसपैठी है किसके? घुसपैठी है किसके बंगाल? बांग्लादेशी मुसलमान। किसके है वो? किसके है वो? किस पार्टी? ममता बनर्जी का वोट बैंक। पक्का? पक्का। हर बूथ में जाइए, हाँ 95% पोल होता है, 91% वोट टीएमसी को मिलता है। ज्यादा चिंताजनक हालात बन रहे हैं लेबनान मोर्चे में। जहां इजराइल ने किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार किया, तो वहीं ईरान कह रहा है बात तभी आगे बढ़ेगी। आखिर कैसे लेबनान तबाही का सेंटर बन रहा है और इजराइल पाकिस्तान के ऊपर क्यों भड़का हुआ है? नेतन्याहू के लेबनान मिशन को लेकर इस स्पेशल रिपोर्ट में ये सारी इक्वेशन में समझाता हूं आपको। ट्रंप का सीज फायर, इजराइल की अलग तैयारी, अमेरिका ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू हो चुका है। सीज फायर का ऐलान हुए 14 घंटे बीत चुके हैं। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेड़ा कब तक रहेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या होगा। लेकिन इस बीच इजराइल अपना अलग प्लान लेकर चल रहा है। ट्रंप की सीज फायर डील में भले ही सभी फ्रंट पर हमले बंद करने की बात कही गई हो, लेकिन इजराइल इसे मानने को तैयार नहीं है। लेबनान में भीषण बमबारी जारी है। सीज फायर के बाद भी एक नहीं कई जगह हमले हुए हैं। तस्वीरें देखिए, लेबनान में इजराइल किस तरह ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है।
सिडोन शहर में अस्पताल पर हमले की तस्वीर सामने आई। अल कासमिया में इमारत पर स्ट्राइक हुई। दक्षिण लेबनान के इसी शहर में ब्रिज पर भी हमला हुआ, यानी कि हर तरफ तबाही मची है। इन हमलों को लेकर ईरान और लेबनान में लोग सीज फायर उल्लंघन का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच है। लेबनान उसमें शामिल नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह के पूरी तरह खत्म होने तक हमले जारी रहेंगे। लेबनान में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। आईडीएफ ने आज भी दक्षिण बेरूत, टायर शहर, जहरानी नदी के आसपास से हटने को कहा है। युद्ध में अब तक करीब 1,500 लोग मारे जा चुके हैं, 4,800 लोग घायल हो चुके हैं। इजरायल का कहना है कि लेबनान के रिहायशी इलाकों में ही हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बनाए हैं और वहीं से इजरायली सैनिकों पर हमले होते हैं, इसलिए पूरा इलाका साफ होने तक अभियान जारी रहेगा। लेकिन अब सीज फायर के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल के युद्ध में अपने अलग टारगेट थे और उन्हें पूरा करने के लिए ट्रंप की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि सीज फायर को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की पोस्ट में साफ लिखा था कि समझौते में लेबनान भी शामिल है, लेकिन उसके बाद इजरायल ने स्ट्राइक की और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बयान दिया कि समझौता लेबनान में लागू नहीं होता। इजरायल के रुख से अब लेबनान एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे लेकर फिर एक बार ईरान अमेरिका को घेर सकता है और बातचीत के रास्ते में नई रुकावट आ सकती है, क्योंकि ईरान ने शर्तों में भी हिजबुल्लाह, हूती समेत सभी फ्रंट पर हमले बंद करने की बात कही है। ऐसे में लेबनान के हालात फिर एक बार पूरे मिडिल ईस्ट को चिंता में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CBTN। अमेरिका के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच 14 दिनों के लिए युद्ध विराम हुआ और अब सबकी नजर 10 अप्रैल पर है, जिस दिन इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे ताकि दोनों के बीच आम सहमति बन पाए। लेकिन सवाल है कि आखिर इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का एजेंडा क्या होगा, क्या क्या पक्ष होंगे, तो जरा डिटेल में जानिए। पहला, इराक, लेबनान और यमन पर युद्ध को पूरी तरह रोकना। अमेरिका का पक्ष है कि ट्रंप प्रशासन इसे क्षेत्रीय संघर्षों का अंत मानकर चर्चा करने को तैयार है, तो ईरान का पक्ष है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यह बुनियादी शर्त है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए जरा। ईरान पर युद्ध को परमानेंट खत्म करना अमेरिका से स्थायी समाप्ति की दिशा में देख रहा है, तो ईरान की तरफ से युद्ध खत्म होने के बाद कोई नया हमला ना हो, यह बातचीत में सुनिश्चित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ईरान ओमान को टोल मिलना चाहिए। जो आपको पहले बताया मैंने, अमेरिका ने शर्त को बातचीत लायक माना है, लेकिन ईरान इसे बड़ी जीत और अपना अधिकार मान करके चल रहा है। बातचीत में यही होगा। पॉइंट नंबर 4 है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोला जाए। अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर की मुख्य शर्त है, तो ईरान कह रहा है कि यह उसकी ताकत का सबूत है। पॉइंट नंबर 5, शर्त के साथ समुद्री आवाजाही होनी चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि ईरान का पूरा कंट्रोल वो नहीं मानेगा। ईरान कह रहा है कि यह हॉर्मुज की सुरक्षा का मुद्दा है। पॉइंट नंबर 6, ईरान को युद्ध का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। ट्रंप मुश्किल कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आर्थिक क्षति की भरपाई होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 क्या है? ईरान पर सैंक्शंस हटाना होगा जो लगे हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये बात हम कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को सांस लेने का मौका मिलनी चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, ईरानी फंड और एसेट्स को रिलीज करना होगा, ये पॉइंट होगा। अमेरिका कह रहा है कि आसान शर्त है। ईरान कह रहा है कि सीज फायर के साथ ये फौरन राहत मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9 क्या देखिए, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ये अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन के रूप में ये स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता दूर करनी है। अब बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बैठक जो होने वाली है उसमें साफ हो जाएगा, लेकिन सारी शर्तों को मंजूर करते ही सीज फायर लागू होगा। अमेरिका दो तरफा सीज फायर कह रहा है, ईरान कह रहा है कि इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर होने के बाद मध्यस्थता का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया, लेकिन जितनी सीधी खबर है उतनी सरल नहीं है। अगर ये डील ट्रंप ने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के जरिए कराई तो रिपोर्ट आपको चौंका सकती है। वैसे तो पीस डील की दुनिया में ब्रोकर जैसा कोई शब्द होता ही नहीं, लेकिन अमेरिका की ये 2 पिट्ठू, पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फितरत ही ऐसी है कि सीज फायर में भी इनके लिए यही शब्द बचता है। डोनाल्ड ट्रंप के 2 पिट्ठू सीज फायर में कैसे बने ब्रोकर? शहबाज पर ट्रंप का पिट्ठू होने का आरोप नया नहीं है, लेकिन ब्रोकर होने की पुष्टि अब
खुद शहबाज के सोशल मीडिया मैसेज से हुई है। इस मैसेज के पहले लिखा है ड्राफ्ट, यानी सीज फायर पर पाकिस्तानी पीएम का मैसेज, अपना नहीं बल्कि किसी का भेजा हुआ कॉपी पेस्ट। पाकिस्तान में ऐसे मीम्स के जरिए शहबाज शरीफ को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीज फायर पर पाकिस्तान का मैसेज अपना नहीं, क्योंकि किसी देश के पीएम की टीम ड्राफ्ट मैसेज में अपने देश का नाम नहीं लिखेगी। तो क्या सीज फायर में ट्रंप की ढालते शहबाज? इस सवाल को ईरान से हुई सीक्रेट डील और इसमें मुनीर को मीडिएटर बनने की क्या कीमत चुकानी पड़ी? सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क में स्थित पाकिस्तान के रोजवेल्ट होटल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील साइन हुई है। इस डील के तहत अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर इस होटल का पुनर्विकास करेगा।